Hi everyone. So today I am going to teach class 8 students of the history. Class 8 का हिस्ट्री आज हम आपको पढ़ाएंगे और ये चैप्टर फेवरेट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो फ्रॉम ट्रेड टू क्लास 7th हमने पढ़ा दिया है आपको, अभी क्लास 8 पढ़ाना है और क्लास 8 का करा काम। चलो तो जाओ फटाफट से अपनी नोट्स लेके आओ, मतलब जिसमें नोट्स लिखते वो लेके आओ। शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है ये। अच्छा ऐसे तो उल्टा दिखेगा ना, फ्रंट कैमरे से है तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ऐसे उल्टा दिखेगा, तो ऐसे बताने का कोई मतलब है नहीं। बीच बीच में मैं ये नोटबुक वाली क्लिप ऐड कर दूँगी, लेकिन ये चैप्टर मैं ऐसे फेस टू फेस पढ़ाना चाहती हूँ। देखो, औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था। ठीक है, औरंगजेब क्या था? लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। मुगल एम्परर में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो लास्ट औरंगजेब ही था। ठीक है, आपका टॉपिक आता है ईस्ट इंडिया कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कहाँ से आया? ईस्ट से आया। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। 1600 में मैं लाइन पढ़ रही हूँ। इन 1600 रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया क्या है? एक कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया की कंपनी जो कि कहाँ से आई है? ईस्ट से। नॉर्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई? ईस्ट से आई है। हाँ, तो 1600 रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। सबसे पहले रॉयल चार्टर क्या होता है? रॉयल चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कि किंग क्वीन साइन करते हैं किसी कंपनी को या आप कह लो किसी एसोसिएशन को राइट देने के लिए। कौन सा राइट? कोई पर्टिकुलर राइट। ठीक है, और सोल मतलब सिंगल। तो ईस्ट मतलब 1600 में रॉयल चार्टर ग्रांट किया गया था, दिया गया था। रॉयल चार्टर मतलब एक साइन डॉक्यूमेंट दिया गया था, एक पर्टिकुलर राइट दिया गया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट मतलब सिंगल राइट दिया गया था। किस पे? एक रॉयल चार्टर पे साइन करके कि केवल वही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ईस्ट में केवल वही एक कंपनी है जो ट्रेड कर सकती है। ये उनके पास राइट हक था। ठीक है, उनके पास ये हट। सो ये समझ आया। रॉयल चार्टर और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर मिला था जिसमें वो था कि वो सोल ट्रेड कर सकती हैं ईस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉड गुड्स एंड सोल्ड इन यूरोप। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सस्ते में सामान लाती थी, बट उसको यूरोप में बहुत महंगा बेचती थी। ठीक है, तो इससे तो यूरोप वालों का नुकसान हुआ और उनका डबल फायदा। मतलब आप 5 रुपये का कुछ ला रहे हो और उसको यूरोप में 120 रुपये का बेच रहे हो, तो मतलब सस्ते में सामान लाती थी और महंगे में बेचती थी। कॉटन एंड सिल्क। अब इंडिया की बारी आ गई कि हमारी इंडिया से क्या ज़्यादातर प्रोड्यूस होता था उस टाइम पे? कॉटन और सिल्क, जो कि हाई डिमांड थी। कॉटन और सिल्क की हाई डिमांड थी कहाँ पे? यूरोप के मार्केट में। और भी चीज़ें दी गई हैं जैसे पेपर, क्लोव्स, कैरेडोमोन, सिनेमोन, इन सब की भी बहुत डिमांड थी। ठीक है, मसाले, हमारे इंडिया जो है मसालों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, आपने सुना भी है कई बार। सो ईस्ट इंडिया कम्स ईस्ट में यही इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखा यूरोप में ट्रेड करती थी और ईस्ट के साथ ट्रेड होता था। ठीक है, उधर अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के साथ भी ट्रेड करना शुरू कर दी थी। ठीक है, इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वर सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हगली क्या कहते हैं। 1651 में जो पहली इंग्लिश इंडस्ट्री थी वो नदी के किनारे, और नदी का नाम क्या था? HUGLI, हगली हुगली के बगल सेट की गई थी। ठीक है, औरंगजेब, उस टाइम पे राजा कौन था? औरंगजेब इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री, और फरमान मतलब इरिवर्सिबल। रॉयल डिक्री इशूड बाय एम्परर मतलब जिसको आप ये नहीं कि आपने दे दिया फिर उसको आप वापस ले लो, ऐसा नहीं होता। आपने दे दिया तो दे दिया, आप उसको वापस नहीं ले सकते, उसको कहते हैं फरमान। और वो किससे इशू किया जाता है? एम्परर से। ठीक है, तो औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मतलब फरमान दिया था, उनको अलाउ किया था कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल में। हाँ,
मतलब अगर आप इंपोर्ट करते हो, सामान लाते हो, तब भी वो टैक्स फ्री रहेगा, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, सामान लेके जाते हो, वो भी टैक्स फ्री रहेगा। समझ आया? नेक्स्ट, द कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर। ठीक है, आज आप लोग को काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। पहले वहाँ पढ़ा रही थी, अब यहाँ पढ़ा रही हूँ, और ऊपर कर दी। तो चलो, इतना समझ आया कि मतलब टैक्स फ्री क्या होता है कि अगर आप कोई सामान मंगवाते हो तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप कोई सामान भेजते हो, बंगाल से बाहर भेजते हो, बंगाल में मंगाते हो, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अब देखो, इतना फ़ायदा मिला। अब किसी को अगर थोड़ा फ़ायदा मिलता, कहते नहीं हाथ पकड़वा रहे थे, गला पकड़ लिए, तो अगर किसी को इतना फ़ायदा मिला तो वो और फ़ायदा पाने की कोशिश करेगा। तो ये लोग इतने फ़ायदे में भी क्या करते थे, और मैनिपुलेट, मतलब जो छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी रहती थी, जैसे कुछ सामान राजा को दो या ऐसा कुछ भी, उस पर भी वो लोग उसको भी मतलब ख़त्म, उसको भी नकार रहे थे, वो भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, द कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर, मतलब वो और ज़्यादा, अरे उसको क्या कहते हैं, द कंपनी ट्राइड टू, बता रही हो, याद आएगा तुम। द कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, मतलब उनको और छूट, हाँ, उनको और छूट चाहिए था, और पावर चाहिए थी अपना ट्रेड करने के लिए, और जो था पहले से उन पे, मतलब जो कुछ ड्यूटीज जो रूल्स पहले से लागू होते थे, वो उसको भी ख़त्म करना चाहते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ये तो हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, कुछ भी नहीं देना पड़ता था, चाहे वो सामान को इंपोर्ट करें, चाहे सामान को एक्सपोर्ट करें। बट उसी जगह पे हमारे जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे, उनको हैवी ड्यूटी मतलब हैवी टैक्स देना पड़ता था, फिर चाहे वो सामान इंपोर्ट करें, फिर चाहे वो सामान एक्सपोर्ट करें। ठीक है, इसमें क्या है, प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। ठीक है, ये पेज पूरा हो गया खत्म। पहले अगर नोट्स लेने होंगे तो ले लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल। आखिर सामान बेच खरीदी तो रहे थे, तो उसमें लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई बीच में? एक ट्रेड बैटल को कैसे लीड कर सकता है वो देखो। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब जो कि बंगाल में रूल करता था, रूलर था। द बंगाल नवाब, अब जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने मतलब जैसे ही औरंगजेब मरा तो बंगाल के नवाब खटाक से अपनी पावर, अपना कब्जा पूरे बंगाल पे जताने लगे। समझ आ रहा है? After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs clearly stated their power and autonomy. बंगाल नवाब्स ऑफ बंगाल, अब इन्होंने क्या किया, जो इतनी छूट मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, सब पे रोक लगा दिया। नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, और कंसेशन मतलब होता है एक्वायर्ड राइट्स, मतलब जैसे होता है ना कि आपको कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी तो जाओ पहले सारी लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करो, फिर आप वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब बंगाल नवाब्स का रूल हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को भी बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अगर ये राइट था कि सारी लीगल प्रोसीजर को ख़त्म करने के बाद आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, तो बंगाल नवाब ने उसको मतलब अलाउ ही नहीं किया, उसे रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब मेरा फेवरेट टॉपिक आ रहा है, द बैटल ऑफ प्लाजे एंड द बैटल ऑफ बॉक्सर। फेवरेट टॉपिक, बहुत मजा आने वाली इसको पढ़ के। ठीक है, पर मेरा फ़ोन हैंग करने लगता है, इसलिए बार बार वीडियो बंद करनी पड़ती है। एक सेकंड। ओके, तो अभी तो मेरा मोबाइल हीट भी नहीं कर रहा, ना हैंग कर रहा है, तो शुरू कर दिया। ठीक है, फटाफट, तब तक बैटल ऑफ प्लाजे हो जाएगा जब तक मोबाइल हीट करना शुरू करेगा। सो बैटल ऑफ प्लाजे बेटा लड़ा गया था 23 जून, सही है, 1757 में। याद रखना, अगर आप आगे चल के कॉमर्स लेते हो तब भी इसमें आया था कॉमर्स में ये, तो 1757 में लड़ा गया था। याद रखना क्या, बैटल ऑफ प्लाजे। सो और फर्स्ट मेजर विक्ट्री किसकी हुई थी इसमें? इंग्लिश, ईस्ट इंडिया की। हमारे भारत में पहली जीत किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी, इंग्लिश वालों, अंग्रेज़ों की हुई थी। ठीक है, अलीवर्दी खान 1756 में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो बंगाल के नवाब बने थे वो कौन बने थे? सिराजुद्दौला, ऐसे ही कुछ लिखा है। ठीक है, अभी इसके पहले वीडियो बना ली थी, इनका नाम ही गलत हो गया था, सिराजुद्दौला, मतलब ऐसे है थोड़ा। तो ये नवाब बने थे किसके? बंगाल के। ठीक है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड कर रहे थे। मतलब कौन बता रहा था कि कैसे कैसे लड़ना है? रॉबर्ट क्लाइव। इन चाचा का नाम बहुत अच्छे से याद कर लो, अभी आगे भी आएंगे। ठीक है, चलो 1757 में। और बैटल ऑफ प्लाजे कब लड़ा गया था? 1757 में। ठीक है, मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ द नवाब्स वाज दैट फोर्सेस लेड बाय मीर जफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर हु नेवर फॉट द बैटल। अब देखो, अब यहाँ ट्विस्ट है।
क्या होता है 1757 में 1757 में इंग्लिश आर्मी या ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को कौन जो है लीड कर रहा था, क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। जैसे हमारी आर्मी को कैप्टन लीड करते हैं, ठीक है, मेजर लीड करते हैं, वैसे उस टाइम कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। चलो ये हो गया बात। हारा कौन था, हमारा बंगाल के नवाब हारे थे, यानी सिराजुद्दौला हारे थे। अब देखो इसमें क्या हुआ, वो हारे क्यों, मतलब ऐसे नहीं लड़ रहे थे, हो सकता है हथियार खत्म हो गया, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल को कौन लीड कर रहा था, मीर जफर, ठीक है। अब मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव ने ये गारंटी दी कि अगर तुम इनको हराते हो, अगर ये जो हमारे हैं क्या नाम था, सिराजुद्दौला, अगर वो हार जाते हैं तो हम तुम्हें मीर जफर तुम्हें क्या बना देंगे, बंगाल का नवाब, ठीक है। अब भाई वो लड़ा ही नहीं, मतलब उसने गद्दारी कर दी, ठीक है। इसलिए आज तक उसे गद्दार के नाम से पूरा भारत जानता है। उसने खुद गद्दारी करी, क्यों, एक बस नवाब बनने के लिए। तो मीर जफर नहीं लड़ा, गद्दारी कर दी, तो जिस कारण से सिराजुद्दौला हार गए और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो सिराजुद्दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल इन 1757। मैंने बता दिया ये मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ नवाब्स वर द फोर्सेस लेड बाय, मतलब द आर्मी लेड बाय मीर जफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, जो कि सिराजुद्दौला का ही कमांडर था, who never fought the battle, जिसने बैटल लड़ी ही नहीं, क्यों, केवल नवाब बनने के लिए, ठीक है। मीर जफर was promised by क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जफर को पहले से रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस दे दिया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हरवाते हो या सिराजुद्दौला के हारने के बाद हम तुम्हें नवाब बना देंगे। बैटल ऑफ प्लाजा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कि कैसे मीर जफर जो है उनके साथ गद्दारी करे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो आता है आपका बैटल ऑफ बॉक्सर में, BOXCR वाला बॉक्सर नहीं, डिशुम वाला BAUXAR बॉक्सर, ठीक है। आफ्टर द डिफीट ऑफ बैटल ऑफ प्लाजे खत्म होने के बाद, बैटल ऑफ प्लाजे हारने के बाद, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जफर मेड द नवाब। अब सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है, उनका सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या हुआ, मीर जफर बंगाल के नवाब बने। मीर जफर वाज जस्ट पपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। अब मीर जफर नवाब बने, वैसे भी अब ब्रिटिशर्स के रहते हुए कहाँ तुम अपना राज कर पाओगे, तो मीर जफर केवल एक पपेट थे, एक कठपुतली थे, जो कि किसके इशारों पे नाचते थे, ब्रिटिशर्स के इशारों पे नाचते थे। ब्रिटिशर उन्हें अपनी उंगलियों पे ऐसे ऐसे नचाते रहते थे, किसको, मीर जफर को, ठीक है। In 1764, Battle of Boxer was fought between Britishers and Mir Kazim. In 1765, Mir Zafar was died. Mir Kazim कौन था बेटा, नया नाम है। Mir Kazim मीर जफर के दामाद थे, ठीक है। मतलब मीर जफर क्या लगते थे, मीर काजिम के फादर इन लॉ, ससुर जी लगते थे क्या। सो यहाँ रिश्ते नहीं बता रही मैं, बस बता रही, क्लियर कर रही ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मीर काजिम और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई हुई, जिसको बैटल ऑफ बॉक्सर का नाम दिया गया। लड़ाई क्यों हुई, लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग ना बड़े गंदे तरीके से यार नवाब को बहुत गंदे तरीके से, क्या कहते हैं उसे, अत्याचार कर रहे थे उन लोग पे। और जो नवाब की होता नहीं कि अभी तुम्हारी रिलीजन को कोई कुछ कहे, तुमको कुछ कहे, या तुम्हारे लोगों को कुछ कहे, बुरा लगता है, तो उस चीज़, और ये मीर कासिम ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाए थे, वो ब्रिटिशर्स की उंगलियों पे नहीं नाचते थे। नाचता कौन था, मीर जफर। मीर कासिम अपने खुद के नवाब थे, अपना मतलब जो उनका मन करता था वो करते थे, अत्याचार नहीं सह पा रहे थे, इस वजह से लड़ाई छिड़ी, युद्ध छिड़ा, किसके बीच, मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच। 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर की लड़ाई की गई थी। 1765 में मीर जफर In 1765, Mughal Emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. और 1765 में मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ दीवान क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, ठीक है। बैटल ऑफ प्लाजे खत्म, बैटल ऑफ बॉक्सर। नेक्स्ट टॉपिक है पता कि हीट कर रहा है, मुझे पता है आवाज़ नहीं आ रही होगी, आवाज़ कर रही होगी कहीं ना कहीं। हाय, सो आज इतनी बार वीडियो स्टॉप हो रही है, इतनी बार तो इंसान पानी नहीं पीता पूरे दिन में। शुरू करते हैं भैया। अब तक राजा लोग भैया नवाब बनते थे, ठीक है, बंगाल की, मतलब कि जो है
पहले सिराजुद्दीन थे, और हमने देखा था एक और राजा का नाम था, मैंने बताया था बहुत पावरफुल थे, क्या नाम था, जो बता देगा फिर उसको एक 5 स्टार डिलीवर होगी मेरी तरफ से। जब मैंने कहा था कि जो हाँ उन्होंने सारे परमिट दिए थे, ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, आपको नाम बताना है, इतने दिन बाद होमवर्क दे कर लेना कुछ। तो सिराजुद्दौल, मीर ज़फ़र, मीर कासिम अब जीत हासिल करके ब्रिटिशर्स, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। हमारे बंगाल के गवर्नर कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और मीर ज़फ़र के बीच जो डील हुई थी उसमें बताओ गलत कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने कहा ठीक है अगर तुम उसको हराने मत करोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, नवाब बना दूंगा, या फिर मीर ज़फ़र गलत थे जिन्होंने गद्दारी? यस, मीर ज़फ़र। ओके, तो 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर ऑफ द बंगाल। टॉपिक का नाम है कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। वो लोग अंग्रेज लोग कहते नहीं तुमने खाना खाया, तो भाई नवाब्स को मैं नवाब्स हूँ, ऐसे है ना। तो नवाब्स मतलब नवाब ही होता है इंडिया में, ठीक है, अंग्रेजी में नवाब्स। खत्म, ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट है कंपनी रूल्स एक्सपैंड्स। अब ये लोग केवल बंगाल में नहीं और जगह भी रूल अपना एक्सपैंड कर रहे थे, और जगह भी कब्जा करे जा रहे थे। कहाँ कहाँ? द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, आउच, द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन of India states by the East India Company from 1757 to 1857 brought forth some key aspects like, हाँ तो जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के पूरे राज्यों पे कब्जा करने लगी 1757 से लेकर 1857 के बीच, 1757 से लेकर 1857 तक 4 की एस्पेक्ट्स आए थे, 4 इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें थी। क्या क्या था? The company rarely launched a direct military attack on as an unknown territory। मतलब जिस टेरिटरी के बारे में हमें नहीं पता होगा, कंपनी बहुत रेयरली डायरेक्ट जो है अपनी आर्मी को लॉन्च, क्योंकि नहीं खोना चाहती ना, ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी नहीं खोना चाहते थे, वो तो इंडिया की आर्मी को खोना चाहते थे। दूसरा, आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद कंपनी ने जो है रेसिडेंट्स, मतलब क्या अपॉइंट किया था? रेसिडेंट्स को, कंपनी ने रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया था भारत के राज्यों के लिए। मतलब ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे एज अ इंडियन रेसिडेंट, मतलब जो रह सकते हैं आराम से भारत में बिना किसी चीज़ के, बिना किसी नोटिस के, उनको जो है इंडिया में स्टेट में रहने के लिए अपॉइंट किया गया था। आज के टाइम पे जो बाहर से आता है उसको नॉन रेसिडेंट कहा जाता है, वो हमारे यहाँ का नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे रेसिडेंट को आराम से हमारे ही भारत के राज्य में रहने को बोल दिए थे। द कंपनी फोर्स्ड स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। कंपनी ने हमारे इंडिया के राज्य को फोर्स किया कि वो सब्सिडरी अलायंस को मेंटेन करे। बेटा सब्सिडरी अलायंस वो होता है जब एक राजा दूसरे राजा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, ताकि कहीं कुछ लोग शेयर ना कर ले, कहीं ये ब्रिटिशर्स का सब खेल खत्म ना हो जाए। द नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब, एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, और हैदराबाद के निजाम वर टू सीड टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम को फोर्स किया गया था कि ये लोग जो इतना मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं ना, मतलब सामने बैठ के बातें करें, ये सब बंद करें, सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करें। खत्म। कंपनी की रूल्स कैसे एक्सपेंड हुए, उस रूल में एक्सपेंड होने में 1757 लेके 1857 में क्या हुआ ये बता दिया कि वो लोग अपनी टेरिटरी को, अपने आर्मी को कहीं फालतू खर्च नहीं करना चाहते थे। उन्होंने रेजिडेंट को बुलाया, जो ब्रिटिश लोग मतलब ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश से बुलाया और कहा कि आप आके इंडियन स्टेट में रहिए एज अ नॉर्मल रेजिडेंट और नज़र रखिए। और कंपनी ने फोर्स किया कि सब लोग सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करें, कोई सामने सामने बैठ के बात नहीं कर सकता, कोई भी राजा डिस्कस नहीं कर सकता ऐसे सामने सामने बैठ के। और यहाँ तक कि अवध के क्या नाम था, अवध के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम को भी स्ट्रिक्टली कहा कि आप लोग भी सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करो। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट, टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ माइजोर। टीपू सुल्तान जिनको माइजोर का टाइगर, लॉयन क्या कहते हैं कि जो तेज हो, जो राजा, जंगल का राजा, तो पूरे माइजोर का टाइगर, टाइगर क्यों कहा गया मुझे नहीं पता, तो चलो। टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटे थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, हैदर अली, जो कि कहाँ के राजा थे, माइजोर, MYSORE, ठीक है, माइजोर के राजा थे। एंड टीपू सुल्तान रूल माइजोर फ्रॉम 1782 टू 1799। टीपू सुल्तान ने माइजोर पे कब से कब तक राज किया था, 1782 से लेके 1799 तक, ठीक है।
4 वॉर, 4 वॉर टीपू सुल्तान मतलब माइजोर और ब्रिटिशर्स के बीच लड़े गए थे, जिसको एंग्लो माइजोर वॉर कहा जाता है। 4 wars were fought between Britishers and Mysore, which were also known as Anglo-Mysore। ठीक है। 1799 में जो लास्ट बैटल था उसका नाम था बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, जो कि कौन जीता था? ब्रिटिशर्स। इतना नहीं खुश होते, माइजोर नहीं जीता था, ब्रिटिशर्स जीते थे और माइजोर हार गया था, यानी टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ माइजोर हार गए थे। ठीक है। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करी, किसी राजा वाले पहले बता दी। हाँ, लेकिन मीर जफर से मुझे बहुत दिक्कत है, इतना बड़ा गद्दार। 1799 में जो लास्ट बैटल था वो खेला गया था, लड़ा गया था। लास्ट बैटल का नाम था सेरिंगापट्टनम, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, जो कि ब्रिटिशर्स जीते थे, माइजोर हार गया था। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम, और यही जो लास्ट बैटल था, इसी को लड़ने में सुल्तान मारे गए थे, जान से मारे गए थे, जान भी गया जहान भी गया। ठीक है। हाँ जी, तो चैप्टर हो गया खत्म। कौन सा चैप्टर? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। टीपू सुल्तान मार दिए गए थे लास्ट बैटल में, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे आपसे करनी है, जस्ट अ सेकेंड, उसे बैठ के करेंगे। हाँ जी, तो ये बताओ पहले, जो मैं इतना तुम्हें अलग अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ, पहले बताओ समझ आता है? मतलब कुछ भी तुम्हें कमेंट्स नहीं करना है, मत करो, मेरे लिए व्यूज़ ही बहुत है। ठीक है, चाहे 20 ही व्यूज़ क्यों ना आए। तो पहले ये बताओ समझ आता है? मतलब कि मैं आज देखो जैसे नए तरीके से पढ़ाई, पहले क्या करती थी मैं, पहले पेज रख के पेन से लिख के ऐसे पढ़ाती थी, लेकिन आज मैंने फेस टू फेस पढ़ाया है ना। अब ऐसे समझ आया कि नहीं, जब तक बताओगे कैसे लगेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा किस टीचिंग मेथड से आपको समझ आ रहा है। सो प्लीज़ बताओ। और आज मैं आप अभी शाम को एक वीडियो डालूंगी, लेकिन उसमें पढ़ाई का नहीं होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं एकदम कंसिस्टेंटली। मेरी खुद की कंसिस्टेंसी छूट गई थी यार। मतलब देख रहे हो, कुछ बताओ, कुछ कमेंट करो, अच्छा बुरा कुछ भी करो, कुछ तो करो। हाँ, लगेगा कि हाँ जिंदा लोग देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है पता ही कौन देख रहा है। दीवार को वीडियो चला के रख देते हो क्या? दीवार देखती है नहीं ना? तो बताओ। और सब्सक्राइब करने नहीं, लेकिन हाँ जहाँ प्रॉब्लम हो वो बताओ। जो कोई मेथड समझ आया, मेथड से पढ़ाया, बोर्ड मैंने पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो बंद कर दी। उसके बाद मैं यहाँ नोट्स पे पढ़ाने लगी पेन को यूज़ करके। आज मैं ऐसे मुझे सच में आज बहुत मज़ा आया पढ़ाने में, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी ये। तो अगर आपको प्लीज़ देवा रे देवा प्लीज़ बताना। और यहाँ पे क्लास खत्म, बाय बाय।